हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन द सेशन। कैसे हैं सब लोग? बताइए इफ आई एम लाइव एंड ऑडिबल गाइस। आज का सेशन थोड़ा सा एनमेट पे सेंटर है, क्योंकि एनमेट का एग्जाम जल्दी है। तो दैट्स व्हाई वी हैव प्लान सर्टेन सेशन फॉर एनमेट। जिन लोगों के सेशन अक्टूबर में है, पेपर या उन्होंने कैट से पहले दिए हैं, उनको थोड़ा सा एनमेट के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले हफ्ते में कुछ एनमेट के सेशन प्लान कर लिया है। तो जल्दी से बताओ इफ आई एम लाइव एंड ऑडिबल। शुरू करते हैं जल्दी से। कुछ लोग जो रेगुलर हैं वो दिख रहे हैं मेरे को। हर्षदीप आ गया है, वेलकम। वेलकम हर्षदीप। गुड आफ्टरनून, वेलकम गाइस। सेशन को शुरू में ही एक बार लाइक कर दिया करो गाइस, सो दैट इट कैन रीच टू मोर नंबर ऑफ पीपल। हेलो निधि, हेलो राजवी, श्रेयसी, राहुल, कपिल। गुड आफ्टरनून, वेलकम। चलिए, तो आज का सेशन जैसे मैंने बोला गाइस, खासकर एनमेट जो लोग दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से सुनना है इस सेशन को लास्ट तक, और लास्ट में हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो स्नैप में भी आ रहे हैं और जो एनमेट में भी आ रहे हैं। कुछ सैम्पल क्वेश्चन आई विल गिव यू आइडिया कि जो सीआर या वीआर के क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह हैंडल करने होते हैं। हेलो विशाल, संतोष, देव, श्रुति, अभी, प्रज्वल, गुड आफ्टरनून, वेलकम इन द सेशन। तो सेशन को एक बार लाइक कर दो गाइस शुरू में, सो दैट इट कैन रीच टू मोर नंबर ऑफ पीपल। गुड आफ्टरनून चेतन, अभी, संस्कृति, वेलकम। वॉइस क्लियर है मेरा सबको? शुरू करें? चलिए जी, तो शुरू करते हैं। और जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सिर्फ कैट की तैयारी मत करो, साथ में ये सेशन करते रहो। जितना पढ़ा रहो उतना करते रहो, एक्स्ट्रा एफर्ट कुछ मत मारो। लेकिन इतना भी साथ में करते रहोगे ना, तो आई थिंक बाद में दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका कैट के बाद भी पेपर है ना, एनमेट और स्नैप का, तब भी आपको थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा कि हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है। और कुछ मत करो, कम से कम इतना तो करो जितना पढ़ा रहा हूँ। हेलो वेंकट। तो आज के सेशन में गाइज, अगर आप देख पा रहे हो, एनमेट के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस, सेक्शनल, ओवरऑल कट ऑफ। तो उससे पहले एक बार मैं जल्दी से नोटिफिकेशन बता देता हूँ, फिर मैं शुरू करता हूँ सेशन को, ताकि बीच में हमारा वो ना हो। ये ऑफर जा चुका है गाइस। नाउ दिस ऑफर इज नॉट वैलिड। ये है हमारा बूस्टर बैच। तो जो लोग अभी भी स्नैप और एनमेट दे रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि आप अभी से तैयारी करते रहो थोड़ी थोड़ी। एलआर का कोर्स शुरू हुआ है मेरा 28 से, 2 क्लासेस हो गई हैं। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लो और अटेंड करना शुरू करो। एलआर पढ़ा रहा हूँ, 30 क्लासेस एलआर की। ठीक है, तो एलआर ढंग से कर लो। और ये मेरा शुरू हो रहा है प्रैक्टिस बैच। इसमें मैं शुरू करूंगा अपना एलआरडीआई का पहला, और फिर क्वांट का आएगा। फोर्थ को एलआरडीआई शुरू हो रहा है, फिफ्थ से क्वांट शुरू हो रहा है। तो 2 बैक टू बैक प्रैक्टिस बैच शुरू हो रहे हैं, जो चलेंगे टिल कैट तक। मस्ट अटेंड कोर्स, जिन्होंने एक बार बेसिक कर लिए हैं सारे। ये आपका 8 अक्टूबर को है गाइज। ये सब लोग इसके लिए रजिस्टर कर देना। 12:30 2:30 टाइमिंग है इसके। 66 क्वेश्चन, 120 मिनट्स। जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उतना फायदा है, और इसमें तो रिवॉर्ड भी काफ़ी सारे हैं। आपका कैट का फी भी रिफंड आ सकता है। तो आप एक बार ढंग से दे लो इसको, एनरोल कर दो इसके लिए, अगर नहीं किया तो। अनअकैडमी स्टोर पे जाके आप काफ़ी सारे कोर्सेज अवेल कर सकते हो। अगर आपको पूरा कोर्स नहीं बाय करना है, यू कैन बाय सर्टेन इंडिविजुअल कोर्सेज। अगर किसी को लेट्स से सिर्फ अर्थमेटिक का कोर्स लेना है, या किसी को ज्योमेट्री का लेना है, तो ऐसे इंडिविजुअल पैकेज भी अवेलेबल है स्टोर पे जाके अगर देखोगे। यार मेरे भरोसे कुछ नहीं है भाई, मैं तो अपने एफर्ट दे रहा हूँ, आपको अपने एफर्ट देने पड़ेंगे। मेरे भरोसे मत जाना, फिर बाद में मेरा कॉलर पकड़ लोगे कि सर आपके भरोसे गए थे और अच्छा नहीं हुआ। अपने भरोसे पे जाना। मेरा मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो 30% है, 70% अपने भरोसे जाना। तो मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूँ, आपको अपनी तरफ से एफर्ट मारने पड़ेंगे पूरे। समझे? तो ये सोच के मत जाओ कि सर ने जितना करा है उतना ही आएगा, और जितना एक्स्ट्रा कर सकते हो उतना करो। मैं तो करा ही रहा हूँ। ये सारे फीचर आपको मिल रहे हैं हमारे आइकॉनिक में, और ये प्लस के फीचर हैं, और दीज आर द नोट्स, अनअकैडमी नोट्स ने जो बनाए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये गाइज नारसी मुंजी, अगर आप देख पा रहे हो, मुंबई का कैंपस। तो ये कॉलेज कम और 5 स्टार होटल जैसा ज़्यादा लगता है। तो ये कॉर्पोरेट बिल्डिंग है पूरी। कॉर्पोरेट के ऑफिस जैसे आपने देखे होंगे या होटल देखे होंगे, बिल्कुल वैसी बिल्डिंग है। 600 का इनटेक हो गया, इसी वजह से मेरे को थोड़ा कम पसंद है ये कॉलेज, क्योंकि 600 का प्लेसमेंट कराना थोड़ा मुश्किल है। अदरवाइज ओवरऑल कॉलेज डिसेंट है, कोई बुराई नहीं है कॉलेज में। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है। आरओआई ऊपर वालों के लिए तो अच्छा है, लेकिन नीचे वाले बच्चों के लिए थोड़ा डाउटफुल है। तो अगर आपको लग रहा है टॉप 300 में आ सकते हो, वहाँ पे जाके आपको देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार, मेरा कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, या मैं
प्लेसमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, या आई कैन नॉट बी वेरी एक्टिव इन अदर एक्स्ट्रा करिकुलर, तो मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए एनमेट, क्योंकि उन्हीं लोगों के लिए वैलिड है जो टॉप 300 में रह सकते हैं वहाँ पे आउट ऑफ 600। तो ये सोच के देना एनमेट। और सिर्फ नारसी मोंजी आपका जो पहला अटेम्प्ट है वो लेता है, बाकी अगर आप कितने भी अटेम्प्ट दे रहे हो वो आपका स्कोर एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो लोग नारसी मुंजी ट्राई कर रहे हैं दे कैन डेफिनेटली फिल इट। तो आज हम एनमेट के बारे में पूरा का पूरा डिस्कस करें, इसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या है, सेक्शनल और ओवरऑल कट ऑफ भी है इसमें गाइस। तो सेक्शनल कट ऑफ कितना जाता है, कितना स्कोर करना है, ओवरऑल क्या रहता है, हाउ टू मैक्सिमाइज, हाउ टू टेक एनमेट। आज का जो मेरा सेशन होगा वो यही होगा, क्योंकि एनमेट का एग्जाम जैसे मैं हर बार बोलता हूँ इट्स ए CAT एग्जाम गाइस, कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट। तो आपको उसको लेना आना चाहिए, बाकी एग्जाम से अलग है एनमेट। जितने भी और एग्जाम होते हैं वो CBT होते हैं, विच इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये CAT होता है। तो ये थोड़ा अलग एग्जाम है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, तो मैं वो डिस्कस करूंगा। एंड कुछ सिंपल क्वेश्चन LR के मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं आजकल। VR पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन है। आ जाएगा यार, वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तापनी एंड KJ सुमैया के लिए भी दे सकते हैं, दे सकते हो यार तापनी एंड KJ सुमैया के लिए, बट एनमेट क्यों देना उसके लिए? उसके लिए कैट और जेड क्यों नहीं देना चाहते हो? उसके चांसेस कैट और जेड से एनी टाइम बेटर है ना। KJ, और अगर आपको तापनी जाना है तो कैट और जेड दोनों से लेता है, आपको एनमेट ही क्यों देना है उसके लिए? अगर आपको एनमेट देना है तो मेरे हिसाब से सिर्फ नारसी मोहन जी के लिए देना चाहिए, बाकी बाकी कॉलेज इसमें ऐसा कोई खास नहीं है जो बाकी एग्जाम से आपको नहीं मिल सकता। तो मुझे नहीं लगता कि एनमेट से आप ऐसा बहुत अच्छा स्कोर ले आओगे और आपका यहाँ से कॉल आ जाएगा जो आप कैट और जेड से नहीं ला सकते। तो जितना एफर्ट आप एनमेट में अलग से मारोगे, अलग से पैसे भरोगे, मेरे हिसाब से उससे बेटर आप कैट और जेड से निकाल सकते हो। गुड आफ्टरनून। स्नैप के डेली प्रैक्टिस कब से शुरू होगा आपका? सभी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे और मेरे डाउट्स क्लियर है। ये मैं शुरू कर रहा हूँ यार, इसके प्रैक्टिस ही करेंगे इसमें। बस आज का सेशन थोड़ा सा एनमेट के बारे में है। अगले जो सेशन है वो हो रहे हैं मंडे वेंसडे फ्राइडे 1 बजे, सारे प्रैक्टिस सेशन है, ऑल आर प्रैक्टिस सेशन। LR दोनों के लिए, जितने भी ओमेट हैं आपके उन सब के लिए वैलिड है ये सेशन। मंडे वेंसडे फ्राइडे 1 बजे, नोट कर लो टाइम। यूट्यूब पे होंगे 45 मिनट 40 मिनट, LR के क्वेश्चन इसमें डिस्कस करा करेंगे, और ये जितने भी ओमेट है सबके लिए वैलिड हो। चलिए जी। तो गाइज एनमेट का पैटर्न आपको पता होना चाहिए, जिस भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो उसका पैटर्न पता होना चाहिए आपको। लॉजिकल रीजनिंग के 36 क्वेश्चन के लिए आपको मिलेंगे 40 मिनट। इसका जो स्कोर होता है ना हर सेक्शन का, वो होता है 12 to 120। मतलब अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन भी गलत कराओगे ना तब भी आपका नेगेटिव स्कोर नहीं आएगा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं। तो इसका जो मार्किंग क्राइटेरिया होता है ना, वो ऐसा नहीं पर क्वेश्चन आपको सेम मार्क्स मिलने वाले ऐसा नहीं है। इसका जो पेपर का पैटर्न होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, मैं समझाऊंगा अभी कैसे मार्क्स मिलते हैं आपको हर क्वेश्चन के लिए। ड्यू टू मिड टर्म, अभी तो यही चल रहा है यार। स्नैप 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं ना, तो मेरे 3 बैचेस चल रहे हैं अभी देव। एक एनमेट स्नैप का, एक LRDI प्रैक्टिस, एक क्वांट प्रैक्टिस, ये तीनों ना एक कोर्स है। ये क्वांट प्रैक्टिस, ये LRDI प्रैक्टिस, और ये आपका स्नैप एनमेट। जितने भी ओमेट है सबके लिए वैलिड है ये कोर्स। तो इसके लिए मिलेंगे गाइज आपको 40 मिनट। यहाँ पे 36 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 52 मिनट, और यहाँ पे 36 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं आपको 28 मिनट। कैट में काफी लोगों की ये मैं बताऊंगा सेक्शनल कट ऑफ कितनी जाती है। हाँ जी, हाँ जी। एनमेट में सेक्शनल कट बिल्कुल निकालना होता है शहबाज, अभी बताऊंगा कितनी जाती है सेक्शनल कट ऑफ हर सेक्शन की। ओवरऑल कितनी जाती है, सेक्शनल कितनी जाती है, दैट इज वैलिड फॉर नारसी मुंजी मुंबई की हम बात कर रहे हैं। 120 मिनट का टाइम है, 108 क्वेश्चन है। काफी अलग काफी अलग है, कैसे अटेम्प्ट के बाद ही आता है, मैं बताऊंगा अभी कैसे। तो इसमें ना इसमें एक पहली चीज तो ये अच्छी है कि आप ऑर्डर चूज कर सकते हो। काफी लोग कैट में बोलते हैं कि सर पहले क्योंकि इंग्लिश दे दिया हमने तो हमारा बाद में दिमाग नहीं चल रहा था। यहाँ पे आपके पास मौका है यार, ऑर्डर आप डिसाइड कर सकते हो कि आप पहले क्वांट करना चाहते हो, पहले LR करना चाहते हो, फिर VR करना चाहते हो। दैट ऑप्शन विल बी गिवन टू यू कि आप किस ऑर्डर में पेपर देना चाहते हो।
क्वांट पहले फिर लैंग्वेज, या पहले एलआर फिर वीआर, ये आपके ऊपर है। तो आप ऑर्डर डिसाइड कर सकते हो शुरू में। ठीक है। ईशान, लैलार्डिया का तो लाइव हो गया है, फोर्थ से शुरू हो रहा है, ये अभी लाइव नहीं हुआ है। ये फिफ्थ से शुरू हो रहा है, अभी लाइव नहीं हुआ है। ये लाइव हो चुका है, इसका लिंक भी मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया। ये अभी लाइव नहीं हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा जैसे ही लाइव होता है। तो पहली जो अच्छी चीज है एनमेट के अंदर, वो है आपकी ऑर्डर। आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस ऑर्डर में पेपर देना है। तो अगर आपको लग रहा है मेरा क्वांट का अच्छा है मेरा ग्रिप, तो आप क्वांट से शुरू कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है मेरे को एलआर पहले देना, एलआर से शुरू कर सकते हो। इंग्लिश बाद में दे सकते हो, इंग्लिश पहले दे सकते हो, आपके ऊपर है। तो पहली चीज तो ये अच्छी है। दूसरी है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तीसरी चीज है गाइज, यू कैन नॉट स्किप द क्वेश्चन। कांट स्किप, आपको मार्क करना ही पड़ेगा। आप ये नहीं है कि चल मैं बाद में देख लूंगा, नहीं, यू कैन नॉट स्किप द क्वेश्चन, यू हैव टू मार्क सर्टेन आंसर, देन ओनली यू कैन प्रोसीड। तो आपको पहला क्वेश्चन आएगा, आपको आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन आएगा, फिर आंसर करना है, सो ऑन। बाद में आपको रिव्यू के लिए दिया जाता है 1-2 मिनट, जिसपे आप अगर आंसर चेंज करना चाहो आप कर सकते हो। एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद रिव्यू के लिए थोड़ा सा टाइम मिलता है कि अगर आपको चेंज करना है अपना आंसर, आप कर सकते हो। बाद में बीच में नहीं कर सकते, बैक नहीं जा सकते, यू कैन नॉट गो बैक। ओके। नंबर ऑफ क्वेश्चन देखो जरा, लैंग्वेज स्किल देखो जरा। अगर मैं आपको ब्रेकअप बताऊं, यही मोटा मोटा रहता है गाइस, 2-4 क्वेश्चन इधर, 2-4 क्वेश्चन इधर। टॉपिक यही आते हैं मेन में एनमेट के अंदर। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज आएंगे, 8 क्वेश्चन। पैरा जंबल 5 क्वेश्चन। एनालॉजी 6 क्वेश्चन। अब मैं जैसे बोल रहा हूँ ऊपर नीचे हो जाते हैं, किसी हो सकता है किसी बच्चे के पास 4 आए, किसी के पास 7 आए, तो ऐसे नहीं, फिक्स नहीं है, लेकिन टॉपिक यही रहते हैं, मोटा मोटा ब्रेकअप यही रहता है। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रीपोजिशन वोकैबुलरी बेस्ड वाले आते हैं, तो जल्दी हो जाते हैं काफी। फ्रेज रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आएंगे 6, और स्पॉट द एरर, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज, वो भी 6। तो ये पूरा, अगर आपका ग्रामर सही है, आपका वोकैबुलरी ठीक है, आप बहुत जल्दी कर सकते हो ये सेक्शन। इसके लिए टाइम आपको कम मिल रहा है। अगर आप देखो सिर्फ 28 मिनट मिल रहा है 36 क्वेश्चन के लिए, तो इससे आप मैक्सिमाइज कर सकते हो अपना स्कोर, क्योंकि आपको दोनों चीजें करनी है, आपको सेक्शनल भी निकालना है, आपको ओवरऑल भी मैक्सिमाइज करना है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन है उससे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना, और जो भी आपका वीकर सेक्शन है उसकी सेक्शनल निकालने की कोशिश करना। ये तुम्हारे ऊपर है यार श्रुति, ये मैं नहीं बता सकता, ये आपके ऊपर है कि आपको क्या ऑर्डर प्रेफर करना चाहिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग, फिर आपका होना चाहिए वीकेस्ट, एंड देन जो आपका बच जाता है मॉडरेट, या जो भी आपका मिडिल सेक्शन है वो आपको देना चाहिए। सबसे पहले स्ट्रॉन्ग वाला, फिर वीकेस्ट वाला, फिर जो तीसरा ठीक ठाक है, एवरेज है, वो देना चाहिए। लेकिन चक्कर तो है ना कि या तो हमारे तो तीनों ही हालत मिडिल एवरेज जैसी है, स्ट्रॉन्ग तो कोई है ही नहीं, तीनों ही वीकेस्ट में आ जाएंगे, या फिर तीनों ही एवरेज ठीक ठाक ही हैं सारे के सारे। वीकेस्ट के चांसेस ज़्यादा हैं, स्ट्रॉन्ग के तो हमें पता ही नहीं कि कौन से सेक्शन में हम स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली जिसमें भी आपको लग रहा है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसको पहले लेना चाहिए, सो दैट योर कॉन्फिडेंस विल बी बिल्ड अप। देन जो आपका सबसे कमजोर वाला सेक्शन है उसको देना चाहिए, और लास्ट में आप एवरेज जो ठीक ठाक वाला सेक्शन है वो देना चाहिए। मेरे हिसाब से ऑर्डर ये होना चाहिए। अब आपके ऊपर है कौन सा सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, दैट कैन वेरी पर्सन टू पर्सन। ओके, सो टॉपिक ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत मुश्किल कैट जैसा वोकैबुलरी, या कैट जैसा सॉरी कैट जैसा आरसी नहीं आएगा। इजी टू मॉडरेट रहता है पेपर, इजी टू मॉडरेट। इंग्लिश का सेक्शन जो आएगा वो इजी टू मॉडरेट आएगा, और इनफैक्ट तीनों ही सेक्शन जो आएंगे वो गाइज इजी टू मॉडरेट आते हैं, मुश्किल सेक्शन नहीं आते एज सच। तो मेरे हिसाब से दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पैसेज बिल्कुल भी कैट जैसे नहीं आएंगे, बहुत ही डायरेक्ट पैसेज आते हैं, डूएबल पैसेज आते हैं, कर पाओगे आप आराम से। पैरा जंबल भी बहुत ऑप्शन बेस्ड होते हैं, डूएबल होते हैं। एनालॉजीज आएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स। फ्रेज रिप्लेसमेंट, एक फ्रेज दे देगा और बोलेगा कि इसको समरी टाइप में किससे रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका क्वांट का सेक्शन है। ये है आपका क्वांट का सेक्शन। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस के 4, रेशियो प्रोपोर्शन के 2, टीएसडी टाइम एंड वर्क के 4, नंबर सिस्टम 3, डेटा इंटरप्रिटेशन काफी आता है गाइस। डेटा इंटरप्रिटेशन के 10 क्वेश्चन। जिन्होंने मेरा बेसिक डीआई वाला कोर्स करा हुआ है उतना काफी है, जो हमने ट्रेडिशनल डीआई किया था उससे आप सारे क्वेश्चन सारे सेट कर पाओगे। इसमें टेबल बार ग्राफ हमने जो किए थे वो सारे आप कर पाओगे आराम से। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन आते हैं।
एलजेब्रा का 2 ही क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन का एक, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन मॉडर्न मैथ्स के काफी क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी में 9 क्वेश्चन तक आ जाते हैं किसी किसी बच्चे के स्लॉट में। तो अर्थमेटिक, मॉडर्न मैथ्स और एलजेब्रा, इन्हीं तीनों पे, डेटा डीआई, बेसिकली 3 चीजों पे फोकस है, अर्थमेटिक, डीआई और मॉडर्न मैथ्स। इन तीनों का वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, इजी आते हैं। अभी जो मैंने पीएनसी प्रोबेबिलिटी लिया है उतना करके जाओगे तो काफी है, वो ज्यादा है, मतलब जो मैंने अभी पढ़ाया है अभी मॉडर्न मैथ्स, उतना कर लोगे, इट्स मोर देन इनफ। तो इन 3 चीजों पे ज्यादा फोकस है, अर्थमेटिक, डीआई और मॉडर्न मैथ्स। आराम से इस सेक्शन में गाइस 52 मिनट मिलते हैं आपको। 36 क्वेश्चन है, 52 मिनट में आप आराम से 25 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं आता कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन अगर सही कर दोगे तो 80 के आसपास स्कोर आ जाएगा आराम से। डिपेंड्स कि आपने कौन से ऑर्डर में सही किए क्वेश्चन। ज्योमेट्री नहीं आता, सिर्फ मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन था। ज्योमेट्री जनरली नेग्लिजिबल रहता है हर सेक्शन में, ज्योमेट्री उतना ज्यादा नहीं आता, ज्योमेट्री का वेटेज कम। तो डीएस के 5 क्वेश्चन, डीआई नंबर्स के आ जाते हैं 2-3 क्वेश्चन, एचसीएफ, एलसीएम, रिमाइंडर्स, सिंपल सिंपल क्वेश्चन। अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन अगर आप देख पाए, अर्थमेटिक के 10 और डीआई के 10 और मॉडर्न मैथ्स के 5 और डीएस के 5, यही 4 सेक्शन आपको दिख रहे हैं जो आपका डीएस में ज्योमेट्री आ जाता है 1-2 क्वेश्चन सिंपल वाले, बाकी वैसे ज्योमेट्री का अलग से क्वेश्चन नहीं है। डीएस में आपको मिल जाएगा ज्योमेट्री। ये टॉपिक है गाइस क्वांट के। तो अगेन डुएबल सेक्शन है, 25 क्वेश्चन जैसे मैंने बोला 50 मिनट के अंदर आराम से कर सकते हो, अगर आप अटके नहीं तो कहीं पर भी। जो नहीं आ रहा है उसको मार्क करके निकल जाओ, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, रुकना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे 4 मिनट दे रहे हो, नहीं। अगर वो क्वेश्चन आ रहा है मार्क करो, नहीं आ रहा है तो उसको मार्क करके निकल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो। 1 मिनट से ज्यादा किसी क्वेश्चन पे देना नहीं आता। अभी मैं आपको समझाऊंगा लेकिन कैसे मार्क करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। एनमेट का पेपर अलग होता है जैसे मैंने बोला, तो आई टेल यू हाउ टू अटेम्प्ट एनमेट। अगर आपको पेपर लेना नहीं आए ना एनमेट का, तो आप बहुत गंदा पेपर करके आओगे, बहुत कम मार्क्स आएंगे आपके। लेकिन अगर आपको पेपर करना आ गया, वही पेपर, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं उतनी ही नॉलेज के साथ। एक बंदा जिसको पेपर लेना आता है, एक बंदा जिसको पेपर लेना नहीं आता है, देयर इज ए हेल लॉट ऑफ डिफरेंस इन एनमेट। सेम 2 लेवल के बंदे, मतलब सेम लेवल के 2 बंदे, पेपर जिसको लेना आएगा और पेपर जिसको नहीं करना आएगा अटेम्प्ट, बहुत डिफरेंस आएगा मार्क्स में। मैं अभी समझाऊंगा क्यों, क्योंकि ये पूरा अलग पेपर है। ये गाइस एलआर का सेक्शन। एलआर में देखो जरा, वीआर भर भर के आ रहा है। 22 क्वेश्चन आते हैं वर्बल रीजनिंग के, और 14 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके लॉजिकल रीजनिंग, या जिसको हम एनालिटिकल रीजनिंग बोलते हैं, जो हमारा वाला एरिया है, उसके आ रहे हैं हमारे 14-15 क्वेश्चन। इसके बढ़ते जा रहे वेटेज हर साल। तो और ये हर जगह हो रहा है गाइस, वीआर का वेटेज ना, स्टेटमेंट अजम्पशन, ये क्रिटिकल रीजनिंग का वेटेज बढ़ता जा रहा है आपका दिन पे दिन, हर एग्जाम में। स्नैप में ले लो, एनमेट में ले लो, किसी भी एग्जाम में ले लो, ये आपका जो सेक्शन है ये आपका हर बार बढ़ता ही जा रहा है। इनपुट आउटपुट गाइज, इसमें 2 सेट आते हैं हर साल, नंबर बेस्ड सेट आते हैं। मतलब अगर आपने इनपुट आउटपुट मेरे से पढ़ा हुआ है पहले, अभी नहीं पढ़ा है तो हम करेंगे इसको। इनपुट आउटपुट के जो क्वेश्चन होते हैं वो नंबर्स बेस्ड ज्यादा होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड ज्यादा होते हैं। स्टेप दे देगा, फिर आपको चेक करना है कि अगला इनपुट दे देगा, फिर आपको चेक करना है किस पैटर्न पे ये बना है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने ये इनपुट दे दिया, और फिर मैंने स्टेप 1 ये दे दिया, मैं भी ऐसे रैंडम लिख रहा हूँ, फिर मैंने स्टेप 2 ये दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एनमेट में। आपको पैटर्न डिकोड करना है और आपको आंसर करना है। फिर मैंने स्टेप 3 ये दे दिया। बता सकते हो? फिर वो आपको बोलेगा कि चलो एक इनपुट मैं दे रहा हूँ, इसका आप मेरे को स्टेप 3 बताओ कितना होगा। तो आपको कोई रैंडम इनपुट दे दिया जाएगा और आपसे पूछेगा कि बताओ इसका स्टेप 3 या इसका आउटपुट क्या होगा। बता सकते हो इसका आउटपुट? ये आउटपुट है, स्टेप 3 इज द आउटपुट। एनीवन हु कैन टेल मी द आउटपुट?
नोबडी। 86949 हो गया। और बताओ। 86949 देखो क्या किया मैंने, अब ध्यान से नोटिस करो जरा। मेरा जो इनपुट था मैंने स्टेप वन लिखा ये, तो मैंने क्या किया है, मैंने ना दोनों को प्रोडक्ट कर दिया, दोनों डिजिट का। 2 into 3 6, 3 into 9 27, 3 into 6 18, 5 into 4 20 एंड 6 into 5 is 30। ये मेरा पहला स्टेप वन बना। स्टेप टू में मैंने क्या किया, इन्हीं नंबर को मैंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे छोटा 6 था, फिर 18, फिर 20, फिर 27, फिर 30। ये मेरा स्टेप टू बना। और स्टेप थ्री में मैंने डिजिट को ऐड कर दिया। 1 + 8 9, 2 + 0 2, 2 + 7 9 और 3 + 0 3। तो आपको ये पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, आपको आएगा तभी आप कर पाओगे। ये इनपुट आउटपुट बहुत आसान होता है, लेकिन आपको आना चाहिए करना। तो अब मेरा स्टेप वन क्या होगा, स्टेप वन होगा इनका प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 54। स्टेप टू में मैं इनको लिखूंगा असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 8, फिर आएगा 24, फिर आएगा 36, फिर आएगा 40, फिर आएगा 54। और स्टेप थ्री जो होगा वो होगा इनका डिजिट का सम। तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा 86949। तो कुणाल ने और डीजी ने आंसर दिया है 86949 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे करना है। तो ये जो आएंगे ना, दो दो सेट आते हैं ऐसे ही नंबर पे बेस्ड। तो अगर आपने क्लासेस कर ली हैं इनपुट आउटपुट जो मैं कराऊंगा अपने कोर्स में अभी, तो आप ये वाले क्वेश्चन बड़े आराम से कर पाओगे। फ्री के नंबर है इसमें 8 नंबर। इसी तरह के पैटर्न आएंगे, स्क्वायर कर देगा किसी में, तो मैं सारे टाइप के कराऊंगा आपको। फिर आते हैं अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, लीनियर अरेंजमेंट ग्रुपिंग वाले क्वेश्चन जो आते हैं। वेन डायग्राम बेस्ड आता है एक सेट या कभी कभी एक क्वेश्चन सिंगल फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल रीजनिंग। ये फिक्स नहीं है गाइस, ये मतलब मोटा मोटा यही आते हैं। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वो नहीं मिलेंगे कि इसमें वो सब आ रहे हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, वो नहीं आते हैं। एनमेट के अंदर कम आते हैं, राइट देवम। ओके। तो वर्बल रीजनिंग में क्या क्या आ रहा है, वर्बल रीजनिंग बढ़ता जा रहा है। वर्बल रीजनिंग हम पूरा पढ़ेंगे गाइस, सी आर एंड वी आर। स्टेटमेंट असम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 6 क्वेश्चन, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग के 5 क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट, वीक आर्ग्यूमेंट 3, क्रिटिकल रीजनिंग 5 एंड सिलोजिज्म 3, राइट। तो ये 22 क्वेश्चन ये वाले आते हैं। ऊपर नीचे जैसे मैंने बोला, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6 अलग अलग आ सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है एनमेट का। अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस में चेंजेस नहीं होते हैं। सिलेबस लगभग यही रहता है। ऐसा नहीं कि कोई नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो जाएगा, हर साल लगभग इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं घूम फिर के। ठीक है, तो सिलेबस का आइडिया आपको लग गया, कितने क्वेश्चन आपको आते हैं ये आइडिया लग गया, कितना टाइम आपको मिलता है ये आपको आइडिया लग गया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और पहले देख लेते हैं, कट ऑफ, फिर मैं बताऊंगा अटेम्प्ट कैसे करना। कट ऑफ गाइस जाता है, अगर आप 3 साल का देखो, पिछले 3 साल का लगभग सेम कट ऑफ जा रहा है क्वांट के अंदर। तीनों सेक्शन का कट ऑफ भी सेम है, मतलब आपका टाइम आपको सिर्फ यहाँ पे कम मिल रहा है, लेकिन कट ऑफ सेम एक्सपेक्ट करेगा वो। 74 to 76, 72 74, 73 to 75। तो मोटा मोटा मान के चलो कि 75 के आसपास आपको हर सेक्शन में लाना ही लाना। 75 के आसपास आप टारगेट करो। यहाँ पे 76 76 76 था, यहाँ पे 70 71 76 था। कट ऑफ पिछली बार का 232 ही गया था, उससे पहले भी 232, उससे पहले 235। ये ओवरऑल भी देखना है और आपको सेक्शनल भी कट ऑफ निकालना है। तो आप 75 प्लस हर सेक्शन में टारगेट करोगे। लेकिन ये आपके हाथ में नहीं होता, आप कितने क्वेश्चन सही करोगे ये आपको पता नहीं चलेगा। आपके मार्क्स किसी में 25 अटेम्प्ट करके 90 भी आ सकते हैं, किसी में 25 अटेम्प्ट करके सही अटेम्प्ट करके 50 भी आ सकते हैं। ये एनमेट में डिफरेंस है। कोई भी क्वेश्चन लास्ट में गाइस, पहली चीज तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, लास्ट में भी ना यू विल मार्क ऑल द आंसर। जितने भी, मान लो तुमने पेपर करना शुरू किया, क्वांट का सेक्शन करना शुरू किया, ठीक है। अगर तुमने पूरे 52 मिनट में सिर्फ आप 25 क्वेश्चन तक ही पहुंच पाए,
और आपने लास्ट के 11 क्वेश्चन देखे ही नहीं, दे विल कंसीडर ऑल ऑफ देम एज अ रॉन्ग आंसर, क्योंकि आपने मार्क ही नहीं किया है। नेगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी वो कंसीडर करेंगे कि आपने ये क्वेश्चन देखे ही नहीं है, आपको आते ही नहीं है। दे विल कंसीडर इज अ रॉन्ग, और आपका स्कोर काफी कम हो जाएगा, वेरी लेस, वेरी लेस। तो पहली बात तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। लास्ट के 2 मिनट में, मान लो आप 45 मिनट में 25 क्वेश्चन ही कर पाए हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट के 5-6 मिनट सिर्फ इसके लिए रखोगे कि जितने भी क्वेश्चन मेरे पास बचे हैं, 2 मिनट रखोगे, तुम्हें सिर्फ मार्क करने हैं। ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन यू नीड टू मार्क, कोई भी छोड़ के नहीं आना। एक भी क्वेश्चन आते हो या नहीं आते हो, सारे ए मार्क करना, छोड़ के एक भी नहीं आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन वो फिर भी मार्क नहीं करोगे तो वो कंसीडर करेगा रॉन्ग, और आपका स्कोर काफी कम हो जाएगा। तो लास्ट के जो 5-6 मिनट बचे हैं, ऑल रिमेनिंग क्वेश्चन यू नीड टू मार्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पता ही नहीं होता बच्चों को। 90% जनता को ये पता ही नहीं होता। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, एक बंदा जो 25 सही करके 90 भी लाएगा, एक बंदा 25 करके 50 भी लाएगा। हाँ, टाइमर चलेगा, और क्या, टाइमर चलेगा भाई। अगर मैं क्या समझा रहा हूँ, मैं ये समझा रहा हूँ कि अगर पूरे टाइम में सिर्फ 25 क्वेश्चन ही कर पाए और मार्क नहीं करके आए, क्योंकि अगर पता ही नहीं होता काफी बच्चों को कि मार्क भी करना है, तो आपका स्कोर हो जाएगा काफी कम। ऑन द अदर हैंड, आपके पास जो 3-4 मिनट बचे हैं, उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन मार्क कराओगे, चाहे वो सही हो या गलत हो, फर्क नहीं पड़ रहा। सारे ए मार्क कराना, सारे बी मार्क कराना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर भी मार्क्स इसके कंपैरिजन में ज्यादा आएंगे। समझ रहे हो? फर्स्ट टाइम, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल मैं वही बोल रहा हूँ चंदा। ये चीज ये चीज पता ही नहीं होती काफी लोगों को, तो इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, एनमेट को लेने का तरीका अलग है। एनमेट इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम। एनमेट इज नॉट सेम एग्जाम। जैसे मैंने आपको बताया, कोई बंदा 25 सही करके 50 नंबर भी पे भी एंड कर सकता है, कोई बच्चा 25 सही करके 90 पे भी एंड कर सकता है। तो हाउ यू डू यू टेक द एग्जाम, दैट डज मैटर। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा एक बार कैसे करना है। कट ऑफ कॉलेज वाइज देखें तो गाइज दो ही वर्थ हैं वैसे तो, मुंबई और बेंगलोर, ठीक है। तो अगर आप टारगेट कर रहे हो नारसी मुंजी को, तो इन दोनों कॉलेज को ही टारगेट करना। 230 से 235, जैसे मैंने बोला 232 गई थी, इसकी कट ऑफ भी लगभग 220 से 224 के बीच में जाती है। बाकी तो आई डू नॉट थिंक कि आपको बाकी एग्जाम कंसीडर करने चाहिए। तो इन दोनों पे फोकस करो, बैंगलोर और मुंबई अगर भर रहे हो। वो यार चेंज होता रहता है वेदांश, उससे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट में 70 कर दिया था, ये मैंने इसीलिए रेंज लिखी है, यहाँ पे वेरी करता रहता है। तो आपको जो टारगेट करना चाहिए वो इसी के आसपास करना चाहिए। आप ये थोड़ी ना 70 थोड़ी ना मान के जाओगे, आप तो ज़्यादा टारगेट करके जाओगे ना। तो आप 75 टारगेट मान के जाओ, और 235 मेरे हिसाब से, ये दो अगर आप कट ऑफ दिमाग में रख के जाते हो तो ये थोड़ा सेफ स्कोर है। 75 प्लस इन ईच सेक्शन एंड ओवरऑल 235, ये दिमाग में रख के जाओ, ये हमारा टारगेट होगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स नहीं है कि आप कितने क्वेश्चन करके 75 मार्क्स लिया होगा। तो यार ये कम ही जाती है सुचंदा, एक्सआईएमबी के लिए कट ऑफ कम ही जाएगी, 92 93 के आसपास जाती है कट ऑफ। तो एक्सआईएमबी का भी आई थिंक मेन प्रोग्राम नहीं है, इसके थ्रू देख लेना एक बार। मैंने जो पहले एनमेट की एक बार पीपीटी लिया है, वीडियो लिया है, उसमें देख लेना। एनमेट के थ्रू एक्सआईएमबी का मेन प्रोग्राम नहीं है। एक्सआईएमबी का शायद जो एनालिटिक्स वाला प्रोग्राम है वो है इसके थ्रू। तो आप पहले चेक कर लिया करो, अगर आपको लग रहा है कि हम सारा दे देंगे, नहीं, तो ये चेक कर लेना। ये गाइस एनमेट का सिलेबस है। एलआर का जैसे मैंने बोला, वर्बल रीजनिंग में काफी सारा इम्फेसिस है, स्टेटमेंट अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट इन्फरेंस, डिसीजन मेकिंग, कोर्स ऑफ एक्शन, क्रिटिकल रीजनिंग, और ये सारे अरेंजमेंट, सिलोजिज्म आते हैं। ये कर लेना, ये आते कम है वैसे, ब्लड रिलेशन ये सब कम आते हैं। मैट्रिक्स टाइप, इनपुट आउटपुट भर भर गया, इनपुट आउटपुट ढंग से कर लेना। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, इसका एक बार चेक कर लेना एक्सआईएमबी का कौन सा वाला है, एनालिटिक्स है या एचआर है, ये एक बार चेक करके जाना। ये इनपुट आउटपुट, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सब मैं बता ही चुका हूँ। चलिए, तो इसमें अब सबसे इंपॉर्टेंट गाइज स्लाइड आ रही है हमारी, हाउ टू टेक द पेपर।
मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ इसमें करना कैसे चाहिए, आपको अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए एनमेट को। एनमेट का देखो जो जितने भी वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जितने भी जीमेट का एग्जाम हो गया या एनमेट का एग्जाम हो गया, जो जीमेट कंडक्ट कराता है वही एनमेट को भी कंडक्ट कराता है, जीमैक जिसको हम बोलते हैं। जीमैक इज एन इंस्टीट्यूट जो इन एग्जाम को कंडक्ट कराता है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। तो इसका जो एग्जाम होता है ना, जिसको हम बोल रहे हैं सीएटी, इसमें क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एग्जाम से। नॉर्मल हमारा जो एग्जाम होता है सीबीटी, उसमें क्या होता है, उसमें सबके पास सेम पेपर जाता है, सबके पास सेम पेपर जाएगा ना। अगर 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं तो सबके पास, या पहले स्लॉट में अगर 60,000 बच्चा पेपर दे रहा है तो 60,000 बच्चों के पास सेम पेपर जाए। लेकिन सीएटी में ऐसा नहीं होता। हर एक किसी का टारगेट, हर एक किसी का टारगेट, हर एक किसी का पेपर डिफरेंट आएगा। एवरी वन विल गेट डिफरेंट पेपर, एवरी वन। सबका पेपर अलग अलग आता है गाइस, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहते हैं लेकिन एवरी वन विल गेट डिफरेंट पेपर। तो होगा क्या, आप देखो सुनना ध्यान से, मैक्सिमाइज कैसे करना है अपना स्कोर। हाँ जी हाँ जी, एनमेट के लिए काफी है, एनमेट के क्वांट के लिए काफी है। तो पहला क्वेश्चन अगर आया गाइस, सुनना, मैं बता रहा हूं आपको, लेट्स से आपने क्वांट शुरू किया, आपका पहला क्वेश्चन आया, इसमें वो क्या देता है, पहला जो कंप्यूटर, क्यों ये कंप्यूटर क्वेश्चन थ्रो करता है, पहले से फिक्स नहीं है क्वेश्चन। उसने एक क्वेश्चन दिया, मान के आपका जो रेंज है स्कोर का वो 12 to 120 है, तो आपको मान के देगा एक मॉडरेट टाइप ऑफ क्वेश्चन देगा, वो 50 नंबर वाला क्वेश्चन देगा कि आपको 50 नंबर आएंगे, वो ये मान के चलेगा कि आपको 50 नंबर जितना आता है। तो उसने पहला क्वेश्चन अगर 50 नंबर वाला फेंका, अगर आपने ये सही कर दिया, ठीक है, तब तो वो आपको अगला जो क्वेश्चन देगा वो इससे ऊपर के लेवल का देगा, नेक्स्ट लेवल 54 मार्क्स का या 55 मार्क्स का। लेकिन अगर आपने वो क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसको लगेगा कि आप तो 50 नंबर वाले बंदे भी नहीं हो, फिर आपको वो नीचे करता जाएगा 45, 47। अगर आपने गाइस शुरू वाले क्वेश्चन गलत कर दिए, पेनल्टी बहुत बढ़िया, बाद के कितने भी क्वेश्चन सही कर दो आप अच्छा स्कोर ला ही नहीं सकते, गारंटी है। शुरू के स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए गाइस, इवन इफ यू टेक मोर टाइम फॉर दीज 10 क्वेश्चंस, टारगेट करो ये 10 क्वेश्चन शुरू के सही कर दो। अगर आपने ये शुरू के 10 क्वेश्चन सही कर दिए, इवन 25 मिनट लेके, तब भी आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, चाहे आपने बाद के क्वेश्चन गलत भी क्यों ना कर दिया हो। आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे, क्योंकि इसकी ना मार्किंग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। अगर आपने शुरू के 10 क्वेश्चन सही कर दिए तो आपको उसने अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन थ्रो करने शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे अच्छे लेवल का क्वेश्चन थ्रो करेगा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, लेवल बढ़ता जाएगा। एक पॉइंट पे आके उसको पता चल जाएगा कि हाँ भैया दिस इज द मैक्सिमम लेवल, और वो भी इसने सही कर दिया। अगर आपने वो सही कर दिया, फिर आपका लेवल ऑलरेडी कम होता जाएगा। उसके बाद अगर आप गलत भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपने शुरू के क्वेश्चन गलत कर दिए तो फिर आप बाद के क्वेश्चन कितने भी सही करना, आप कभी भी अच्छा स्कोर नहीं ला पाओगे। एनमेट में जिसने ये सीख लिया, जिसने ये बात मेरी मान ली, पहले 10 क्वेश्चन सही कर देना मोर टाइम लेके भी। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत कर दोगे बाकी के क्वेश्चन, बाकी के क्वेश्चन भी आप ट्राई करोगे सही करने का, लेकिन अगर बाई चांस बाकी के क्वेश्चन गलत भी हो जाते हैं तब भी यू विल एंड अप गेटिंग मोर स्कोर रादर शुरू गलत करके बाद के सही करके। ये ध्यान रखना। ये समझ में आ रही है मेरी बात? तो पेपर को लेने का तरीका एनमेट का सबसे सही यही होता है। जितने भी हमारे सीएटी बेस्ड पेपर होते हैं, हाँ जी, इसीलिए जानवी ये कुछ सेशन हमने पहले ही रख दिए हैं। कंप्यूटर अडेप्टिव टेस्ट जो होते हैं हमारे, इनिशियल क्वेश्चन शुड बी करेक्ट गाइस। इनिशियल 10-12 क्वेश्चंस आर वेरी क्रूशियल, इनको सही करना है। इवन इफ यू स्पेंड मोर टाइम फॉर दीज 10-12 क्वेश्चन, आपका फोकस होना चाहिए इनको किसी तरह सही करना है, चाहे मेरे को टाइम ज्यादा लगे, ठीक है। बाद के जो भी 3-4 मिनट बचे हैं उसमें आपको रिमेनिंग क्वेश्चन मार्क करने हैं। 2-3 चीजें नोट करके रख लो, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं आप उनको रैंडम मार्क कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारे मार्क करने, एक भी नहीं छोड़ के आना। मार्क ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस, कुछ भी, ए मार्क कर दो, बी भी मार्क कर दो, जितने भी बचे हैं सारे के सारे रिमेनिंग, और बीच का जो टाइम मिला है आपको उसमें आप कोशिश करो जितना सही कर पाओ। तो अगर आपने 10-12 क्वेश्चन पहले 25-30 मिनट में सही कर दिए,
तो बाद के टाइम में, बीच वाले टाइम में आप कोशिश करो जितने भी 5 6 7 8 जितने भी सही कर पा रहे हो उतने करने की, और बाकी के 3-4 मिनट जो बचे हैं उसमें आप रिमेनिंग क्वेश्चन मार्क करके आओगे। सिर्फ ये 2 चीजें याद रखो मेरी, आप डेफिनेटली अच्छा करके आओगे। ओवरऑल आपका स्कोर काफी अच्छा आएगा अगर आपने ये बातें ध्यान रख ली तो। क्लियर है ये पॉइंट? ये समझ में आ गई मेरी बात सबको जो मैंने अभी समझाया? ये जिसको समझ में आ गया वो एनवेट अच्छा करके आएगा गाइस। तो मैं तुम्हें कुछ सैंपल पेपर सैंपल क्वेश्चन दिखाता हूँ जो स्टेटमेंट अजम्पशन और इस पे बेस्ड आते हैं। तैयारी पूरी करनी है। ये स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ सो दैट यू विल गेट एन आइडिया। बताओ इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू यू? स्टेटमेंट अजम्पशन, सेंटेंस दिया हुआ है, अजम्पशन दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा अजम्पशन वैलिड है। ऑप्शन इसमें 5 होते हैं आई गेस, चेक कर लेंगे एक बार। एनमेंट में 5 ऑप्शन आते हैं, ये जैसे एनमेंट का क्वेश्चन आपको दिख रहा है। सेशन को अगर लाइक नहीं किया गाइस, लाइक दे दो ताकि बाकी लोगों को पता चले। B1 हो गया, मयंक कह रहा है 1। डी, बी, बहुत बढ़िया। अब समझ में आ गया तुम्हें कैसे करने होते हैं क्वेश्चन? तुम्हें आइडिया नहीं है VR कैसे करना होता है गाइस? हाँ जी हाँ जी, BD, बी, फिर भी गलत कर रहा है कुणाल। आंसर इज डी गाइस, आंसर इज डी। देखो, ये जो स्टेटमेंट अजम्पशन होते हैं, अजम्पशन को सही मान के ये सेंटेंस बोला जाता है। ये जो सेंटेंस आपको दिख रहा है ये मान के चलना है कि ये जो अजम्पशन उसने लिया होगा, ये अजम्पशन लेके उसने ये स्टेटमेंट बोला होगा। एवरीबडी लव्स रीडिंग गीता, हर किसी को गीता पढ़ना पसंद है। बट क्या डज इट मीन दैट गीता इज द ओनली स्पिरिचुअल मटेरियल? क्या इस सेंटेंस से ये अजम्पशन हम ले सकते हैं कि ये अजम्पशन लेके इसने ये सेंटेंस बोला होगा, गीता इज द ओनली स्पिरिचुअल मटेरियल? नो, वी कैन नॉट से दैट। नॉट अ सिंगल पर्सन लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल, क्या ये अजम्पशन लेके हम बोल सकते हैं कि एवरीबडी लव्स, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल? एनी अदर मटेरियल बोल सकते हैं ऐसा? अगर आप कोई एक चीज पसंद करते हो डज नॉट मीन ना कि आपको दूसरी चीज नहीं पसंद है। अगर आपको गीता पढ़ना पसंद है डज नॉट मीन कि आपको बाकी और कोई मटेरियल पढ़ना पसंद नहीं है। अब ये कैसे बोल सकते हो? ये अजम्पशन कैसे ले सकते हो? कोई भी अजम्पशन ट्रू नहीं है। हाउ कैन यू से दैट गीता इज द ओनली स्पिरिचुअल मटेरियल? ये कहां इससे अज्यूम करके बोला जा रहा है सेंटेंस? एवरीबडी लव्स रीडिंग गीता, everybody loves watching cricket. Does it mean that nobody is ready to watch any other sports? Yeah, nobody loves watching any other sport. Does not mean that ना, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। तो अगर किसी को क्रिकेट देखना पसंद है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि और कोई स्पोर्ट अवेलेबल ही नहीं है। ऐसा है क्या? गीता इज द ओनली स्पिरिचुअल मटेरियल एंड नॉट इवन अ सिंगल पर्सन लव्स रीडिंग एनी अदर मटेरियल? तो कोई भी अजम्पशन ट्रू नहीं है, आंसर इज डी। ये है स्टेटमेंट अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। समझ में आया? अब कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, तुक्के मार रहे हो, और ये मैं बोल रहा हूँ ये भर भर के आएगा। 22 क्वेश्चन आने वाले हैं VR के, पता है तुम्हें? यही है इन मेक और ब्रेक। और ये इजी होते हैं, मुश्किल नहीं है, आपको आना चाहिए करना, जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका आंसर बताओ।
बहुत बढ़िया गाइस, वेरी गुड। नाउ यू आर गेटिंग कि कैसे करना है। बिल्कुल सही है, ई इज द करेक्ट आंसर। इट इज पॉसिबल टू थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द डस्टबिन। अगर पॉसिबल होता ही नहीं तो ये नोटिस क्यों दिया जाता, ये वार्निंग क्यों दी जाती, डू नॉट थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द डस्टबिन। ये तभी बोला जा रहा है जब आउटसाइड ऑफ द डस्टबिन गार्बेज थ्रो करना पॉसिबल होगा। अगर पॉसिबल ही नहीं होता तो ये बोला ही क्यों जाता सेंटेंस। तो पॉसिबल तो है। सच वार्निंग विल हैव सम इफेक्ट। अगर इफेक्ट नहीं देती होती तो हम कहते क्यों यार, क्यों दी जाती वार्निंग अगर इफेक्ट होता ही नहीं तो। सच वार्निंग विल हैव सम इफेक्ट, यस डेफिनेटली दीज वार्निंग विल हैव सम इफेक्ट। कुछ लोगों पे तो असर पड़ेगा, सब पे नहीं, बट डेफिनेटली कुछ लोगों पे तो असर पड़ेगा। तो दोनों पॉसिबल है। बोथ द स्टेटमेंट आर इम्प्लिसिट, बोथ द अजम्पशन आर इम्प्लिसिट, पहला वाला भी और दूसरा वाला। पहला वाला नहीं है क्या? कौन बोल रहा है? बी, मंगेश। इट इज पॉसिबल टू थ्रो द गार्बेज आउटसाइड द डस्टबिन। अगर पॉसिबल ही नहीं होता मेरे भाई तो हमें जरूरत ही क्यों होती। अगर ऐसा कोई ऑटोमेटिक सिस्टम होता कि तुम्हारा गार्बेज सीधा डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन के बाहर जाएगा ही नहीं, फिर हमें ये बोलने की जरूरत ही क्यों होती। ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है बिकॉज पॉसिबल है कि कुछ लोग गार्बेज डस्टबिन के बाहर फेंक देते हो। क्लियर है पॉइंट? तो स्टेटमेंट अजम्पशन कैसे करने हैं समझ में आ गया आप लोगों को। सिमिलरली इसमें एक और आते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन। मैं आपको सिर्फ सैंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूं अभी, सिंपल क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। स्टेटमेंट कंक्लूजन कौन सा कंक्लूड कर सकते हो? दो तीन लोगों ने अभी तक सारे सही दिए हैं। निधि के, दिवम के, दो तीन लोग सही बोल रहे हैं। आंसर आंसर है डी गाइस, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। बिल्कुल सही है। बात बात हमारी किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है व्यूअरशिप के बारे में कि भैया हर कोई टीवी का व्यूअर बनता जा रहा है और उस पर काफी डिक्लाइन हो रहा है हमारा रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर की वजह। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइस्ड। क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? बात इसकी नहीं हो रही है, बात इसकी हो रही है कि अभी हमें फिलहाल जो मेजर इम्पैक्ट है हमारा वो ये है कि किस तरह से टीवी की व्यूअरशिप को कम किया जाए, ना कि इंक्रीजिंग द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर शुड बी डिवाइस्ड। तो फिलहाल हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में रीडरशिप के न्यूज़पेपर बढ़ाने की बात हो रही है, बल्कि इम्पैक्ट जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो टीवी देखने की वजह से आ रहा है। तो हमारा जो पर्पस होना चाहिए इस क्वेश्चन में, कंक्लूजन जो होना चाहिए वो होना चाहिए हाउ टू रिड्यूस द व्यूअरशिप ऑफ टीवी, ना कि हाउ टू इंक्रीज द रीडरशिप, हाउ टू इंक्रीज द रीडरशिप ऑफ न्यूज़पेपर। बात इसकी नहीं हो रही है फिलहाल। सिमिलरली सेकंड में भी वो यही बोल रहा है, a team of experts should be sent to other countries to study the impact of TV on the readership of newspaper, राइट? लेकिन अगेन सिर्फ न्यूज़पेपर की रीडरशिप बढ़ाने से या बाकी कंट्री में भेजने से ये अपनी कंट्री में सेम इफेक्ट होगा या बाकी कंट्री के में एक्सपर्ट भेजने से हमारी कंट्री में सेम इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा, ये हम इससे कोई भी कंक्लूड नहीं कर पा रहे हैं सेंटेंस की वजह से। सेम इफेक्ट हमारे यहाँ आएगा नहीं आएगा, कैन नॉट से दैट। तो इस सेंटेंस की या स्टेटमेंट की वजह से हम कोई भी प्रॉपर कंक्लूजन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। तो यहां पे जो बात हो रही है वो बेसिकली अभी फिलहाल बात हो रही है किसकी? व्यूअरशिप कम करने की, टेलीविजन का जो इम्पैक्ट है उसको कम करने की।
अगर वो कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे रीडरशिप की जो एक्सटेंट है वो भी बढ़ेगी थोड़ी सी। तो जो करेक्ट आंसर है गाइस वो है नीदर वन नॉर टू फॉलोज। तो इसमें ना जो ऑप्शंस होते हैं वो बहुत क्रिटिकल होते हैं, दोनों सारे के सारे ऑप्शन आपको बहुत माइनर डिफरेंस लगेगा, ये भी सही लगेगा वो भी सही लगेगा, तो बहुत ढंग से इसको पढ़ना होता है। इसमें कोई सही गलत नहीं होता है, इसमें आपको मोर करेक्ट और करेक्ट की बात करनी होती है, इसमें सारी करेक्ट होते हैं, इसमें गलत कुछ नहीं होता। कौन सा ज्यादा सही है उस पे सोच के आपको आंसर करना है। तो बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये और बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि ये थियोरेटिकल है, इसमें कोई सही आंसर कहना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सब्जेक्टिव है ना, तो पर्सपेक्टिव है। एक और बताओ, फिर मैं तुम्हें प्रॉपर जो सेशन होंगे वो मेरे वेंसडेस हो गया, अभी तो मैंने सिर्फ सैंपल दिखाया तुम्हें हम क्या करने वाले हैं इन सेशंस में। तो मंडे वेंसडे फ्राइडे ये सेशन चलेंगे 1 बजे, जिसमें हम डिटेल में सारी कुछ चीज़ें करेंगे, ठीक है। और वो स्नैप के लिए भी होंगी और एनमेट के लिए भी होंगी, बाकी हर एग्जाम के लिए होंगी, तो मिक्स एंड मैच करा करेंगे 1 बजे यूट्यूब पे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अगेन ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इजी है। मैंने अर्थमेटिक अच्छे से किया है और मॉडर्न मैथ्स भी, अलजेब्रा में एपी जीपी क्वाड्रेटिक लॉग्स भी किए हैं, काफ़ी पड़ेगा मुझे। नंबर सिस्टम नहीं हो रहा, नंबर सिस्टम सबसे इजी है यार, कर लो नंबर सिस्टम विदांश। नंबर सिस्टम के लिए तो भी बहुत टाइम है भाई, नंबर सिस्टम करके जाओ। पिछली बार जेड में 7 क्वेश्चन आ गए थे, तो नंबर सिस्टम आप छोड़ के नहीं जा सकते, करके जाओ। बिल्कुल सही है गाइस, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें अगेन the government run company had asked its employee to declare their income and assets, but it has strongly resisted by the employee union and no employee is going to declare his income। क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि द एम्प्लॉय ऑफ हिज कंपनी डू नॉट सीम टू हैव एनी एडिशनल अनडिस्क्लोज्ड इनकम? क्या ये कंक्लूड कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते भैया, होंगी फिर भी नहीं दिखाना चाह रहे। हो सकती है उनके पास बहुत सारी इनकम हो लेकिन वो फिर भी नहीं दिखाना चाह रहे। और दूसरा, द एम्प्लॉय यूनियन वांट्स ऑल सीनियर ऑफिसर टू डिक्लेयर, ये कहीं लिखा नहीं हुआ है इसमें, ये अजम्पशन लगाया जा रहा है कि ऐसा होगा, ऐसा बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं है, तो वी कैन नॉट कंक्लूड दिस एज वेल। ये कहाँ से उसने बोला ये हमें इससे कुछ नहीं पता चल रहा है, तो बहुत सिंपल था ये, नीदर वन नॉर टू फॉलोज। तो ये कंक्लूजन वाले अलग होते हैं और बाकी अलग होते हैं। करके जाओ भाई, अलजेब्रा एक बार को छोड़ देना लेकिन नंबर्स करके जाना एनमेट और स्नैप के लिए। कैसे छोड़ सकते हो एनमेट में नंबर्स? नहीं छोड़ सकते, स्नैप में भी नहीं छोड़ सकते, करके जाओ। राइट, तो आई एम श्योर थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा क्या करने वाले हैं हम इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो स्टेटमेंट कंक्लूजन के 6 क्वेश्चन आते हैं गाइस, स्टेटमेंट अजम्पशन के भी 4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये मैंने अभी आपको जो सैंपल दिखाया है वो भर भर के आएंगे क्वेश्चन, तो इसको कर लो ढंग से, जो कराऊंगा सारे ऑलमोस्ट सही करके आओगे अगर सीख के तो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो ये ऐसे ही छोटे छोटे 40-45 मिनट के सेशन हुआ करेंगे। विल डू डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कैसे करने हैं इनको।